Hello everyone, welcome back to all of you. My name is Ronda Samal and today I am gonna hosting this session. In this session, Priyanshu Kumar Panda, a 6th sem student of our college, is going to represent on क्या है तेरा टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ना इन सिलिको वैक्सीन डिजाइनिंग अगेंस्ट एपिस्टेन बार वायरस यूजिंग मल्टी एपिटोप बेस्ड अप्रोच. ओके, ओवर टू यू प्रियांशु. ठीक है भैया, इंट्रोडक्शन तो काफ़ी होगा आई थिंक सो. एक और अगर बाय चांस वॉइस नहीं आ रहा तो एक बार भैया हमको बता देना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, बोलते रह जाऊँगा मैं. ठीक है. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. स्क्रीन शेयर हो गया ना. So basically, my BSc project was on this in silico vaccine designing against Epstein-Barr virus using multi-epitope based approach. So first of all, अगर आपको भी कोई प्रोजेक्ट करना है तो एवरी मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग का मेन रहना चाहिए कि इज देयर अ प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व. फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. So in my case, my problem was working against EBV virus. अ पॉइंट है कि EBV वायरस क्यों. एप्स्टीन बार वायरस एक मतलब बहुत कॉमन है, मोस्ट प्रोबेबली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज सबके अंडर प्रेजेंट है. बट इसका अगेंस्ट हमको वैक्सीन बनाना क्यों है, पॉइंट ये आ रहा था. हमको इसका अगेंस्ट वैक्सीन इसलिए बनाना पड़ रहा था क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस हम यूजुअली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है, जो कि फर्दर आपका डेवलप हो जाता है इन मतलब लेटेंसी होके फर्दर आपका डेवलप हो सकता है कैंसर में. फिर आपका बहुत सारे उसके और मतलब इश्यूज हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है थ्रू वेरियस पाथवेज. सो ये प्रोजेक्ट करते टाइम मेरे को फर्स्ट एक चीज रियलाइज हुआ, आपका गुड ग्रास्प रहना चाहिए बायोलॉजी में. हम लोग बहुत टाइम बायोलॉजी पार्ट को स्किप कर देते हैं, बट हमको बायोलॉजी का बहुत अच्छा ग्रास्प रहना चाहिए. आप जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, आप जैसे कोई भी पैथोजन हो, प्रोटोजन पैथोजन बैक्टीरियल पैथोजन कुछ भी हो, आप उसका पैथोलॉजी, उसका एपिडेमियोलॉजी, उसका हिस्टोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, पाथवे ऑफ इन्फेक्शन, एवरीथिंग आपको स्टडी करना रहता है. देन ओनली यू कैन लाइक गो फॉरवर्ड विद योर प्रोजेक्ट प्रॉपरली, और एल्स सुपरफिशियली हो जाएगा. बट अगर आपको इन डेप्थ अगर उस चीज को समझ के चलना है तो यू नीड टू लर्न ऑल अबाउट योर एंटायरिटी ऑफ योर वायरस, एंटायरिटी ऑफ योर डिजीज, व्हाट इट इज कॉजिंग, और उसके सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है. ओके, सो आफ्टर दैट ये सब चीजें बोल नहीं करना. नेक्स्ट देन कम्स इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीन ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू आवर इम्यूनिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब पढ़े ही होंगे ऑलरेडी क्लास 12 में अराउंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग सब पढ़ते हैं नॉर्मल इम्यून सिस्टम के बारे में. स्टिल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. अगर जैसे अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पैथोजन, मिलियंस ऑफ पैथोजन, थाउजेंड माइट बी रॉन्ग, मिलियंस ऑफ पैथोजन हम लोग कह रहा हूँ, बट हम लोग एवरी सेकंड सिक नहीं हो रहे, हम लोग अभी हॉस्पिटल नहीं भाग रहे. एंड दैट इज बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम का एक एबिलिटी होता है जिसको हम इम्यूनिटी नाम से जानते हैं. इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी फिर आपका दो टाइप का हो सकता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी समथिंग you are born with, whereas adaptive immunity is something that you acquire over the period of time. So जैसे आपका फिर आता है उसके अंदर भी और क्लासिफिकेशन रहता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में आपका फिर ये रह जाता है कि वैक्सीनेशन इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी में आपका क्या रहता है कि आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद काम कर रहा है, हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स नहीं डाल रहे. ऑल्दो पैथोजन के एंट्री के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं. जैसे अगर नेचुरली पैथोजन एंट्री कर, मतलब आप हैं, आपको इन्फेक्शन हुआ बाय नेचुरल कॉजेस, कोई छींक दिया, आप इनहेल कर दिए, जो भी हुआ, बस दैट इज नोन एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. बट और उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बने और इम्यून सिस्टम एक्ट किया. बट आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जैसे वैक्सीन के टाइम में आपके अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है एक वायरस या फिर कोई भी पैथोजन आपके अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम एक्ट करता है. दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. देन देयर इज पैसिव इम्यूनिटी, वो भी आर्टिफिशियल और नेचुरल फॉर्म में रहता है. जैसे कोलेस्ट्रॉम आईजी एंटीबॉडीज, आईजीजी एंटीबॉडीज दैट क्रॉसेस थ्रू प्लेसेंटा, ये सब आपका रहता है थ्रू आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. वेयर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी समथिंग सच एज अगर स्नेक बाइट हुआ तो हमको इंस्टेंट मेडिकेशन चाहिए उसके लिए, सो उस टाइम एंटी वेनम दिया जाता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. बट आवर मेन फोकस वुड बी राइट नाउ ओवर वैक्सीनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैक्सीनेशन के तरफ जाने से पहले देयर आर सम टर्म्स दैट यू नीड टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद, जैसे कि व्हाट इज एन एंटीजन, व्हाट इज एन एंटीबॉडी एंड व्हाट इज एपिटोप. So first of all, when I'm talking about antigen, antigen is nothing. It is a आपका जो पैथोजन रहता है, पैथोजन में जो आपका इन्फेक्शियस पार्ट रहता है, मोस्टली उसको ही एंटीजन बोला जाता है, जो कि फर्दर आपका बॉडी एज अ थ्रेट रिकॉग्नाइज करता है. एंड
व्हाट इज एपिटोप? एपिटोप मतलब एक एंटीजन अगर एक पूरा प्रोटीन है सोचिए, तो एपिटोप उसका कुछ सीक्वेंस होगा, उसका कुछ पार्ट होगा जो कि बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का एक्ट कर रहा है कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स अगर वो एंटीजन को देखे और उसमें वो देखिए अच्छा ये एपिटोप प्रेजेंट है, वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और फिर वो एपिटोप को देख के आपका पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, फिर इम्यून सेल्स बनते हैं, बहुत कुछ होता है। Next, what is antibody? Antibody is also known as immunoglobulins. Those are our immune cells basically that are produced by B cells. And yeah, and एक और है आपका वैक्सीन। वैक्सीन एक्ट करता है थ्रू एपीसी एक्शन, मतलब बेसिकली नॉट जस्ट वैक्सीन, हर इन्फेक्शन का जो स्टार्ट होता है वो आपका एपीसी एक्शन। अगर आप लोग को नहीं पता व्हाट इज एपीसी, एपीसी स्टैंड्स फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। देयर आर वेरियस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सच एज आपका बी सेल रहते हैं, आपके डेंड्राइटिक सेल्स रहते हैं, देन और भी बहुत सारे सेल्स रहते हैं जो कि जिनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोला जाता है। उनका बेसिकली एक काम रहता है, फॉर एग्जाम्पल दिस हियर द बी सेल इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आपका बी सेल में वेरियस रिसेप्टर्स रहते हैं, बीसीआर मतलब बी सेल रिसेप्टर। यहाँ पे आपके पैथोजन आके बाइंड होते हैं। पैथोजन बाइंड होने के बाद ये आपका यहाँ से आपका एंटीजेनिक पार्ट यहाँ पे अंदर आपका जाता है। फिर लाइसोसोम में वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोजाइम्स रहते हैं जो कि ब्रेक डाउन करेंगे आपके एंटीजन को इन पार्ट्स बाय पार्ट्स। अब वो जो ब्रेक डाउन किए उससे वो एपिटोप रीजन, जो एपिटोप मैं बोला दैट एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी आईडी कार्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पैथोजन एंड डेवलपिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। सो वो एपिटोप को फिर वो लिया जाता है और थ्रू वेरियस एमएचसी क्लास 1 होता है और एमएचसी क्लास 2 होता है, वहां से आपका प्रेजेंट किया जाता है कि आपका टी सेल्स आके उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट आपका इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो। दिस इज योर एंटायर पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो अगर आप इस वैक्सीन डेवलपमेंट में अगर फर्दर आप जाएंगे तो आपको एक तो आपका पूरा माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन जो कि आपका मेन रहेगा कि आपका वायरस या फिर पैथोजन प्रोटोजन कुछ भी हो उसके अगेंस्ट आप जिस पे काम करें, आपको वो पोर्शन शुड बी वेरी वेल वर्स्ड। एंड सिमिलरली आपका इम्यूनोलॉजी पोर्शन शुड बी वेरी वेल वर्स्ड बिकॉज यही आपका बेसिस है जिसपे आप फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स यूज करके आप फर्दर कुछ डेवलप कर सकते हैं। नाउ लाइक जैसे मैं आपको बताया पहले तो आपका एंटीजन अपटेक होता है, यहाँ पे आपका यहाँ बी सेल एंटीजन को लेगा। अब प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन, यहाँ पे आपका एंटीजन फिर ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे एपिटोप रीजन जो रहते हैं वो बी सेल के थ्रू आपके रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आपको मतलब बेसिकली वो सेल ले रहा है एंटीजन को, तोड़ रहा है और उसका एक पोर्शन लेके दिखा रहा है कि ये देखो ये है आपका फॉरेन एपिटोप, इसको रिकॉग्नाइज करके आप इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करें। ओके, सो फिर आपका फिर टी सेल एक्टिवेट होता है। यूजुअली टी हेल्पर सेल्स आपके देखते हैं ये सब चीज एक्चुअली लिम्फ नोड रीजन में होता है आपका। डेंड्राइटिक सेल या फिर बी सेल जाते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन से उन एंटीजेंस को उठाते हैं, लिम्फ नोड में जाते हैं वो लोग, फिर लिम्फ नोड में वो लोग प्रोसेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे टी हेल्पर सेल्स आके उनको देखते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। सिंपल। Then comes your vaccinology. Vaccinology is matlab basically making a vaccine. Vaccine can be developed through various methods. There are various methods. Inactivated vaccines भी रहते हैं, recombinant vaccines रहते हैं, फिर आपके टॉक्सॉइड वैक्सीन्स रहते हैं, बहुत टाइप के वैक्सीन्स रहते हैं। तो जैसे नाउ वी आर फोकसिंग ऑन MEBP, दैट इज मल्टी एपिटोप बेस्ड वैक्सीन, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन सिलिको वैक्सीन डिजाइनिंग। ओके, सो मल्टी एपिटोप बेस्ड मतलब what is multi epitope? There is also an epitope based vaccine, but multi epitope based vaccine means हम लोग जो यहाँ पे एपिटोप जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं हम इनको आइडेंटिफाई करके एक वैक्सीन का प्रोबेबल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। अब मल्टी एपिटोप क्यों लेते हैं? एज पर मी मल्टी एपिटोप लेना इसीलिए चाहो, अगर सोचो आपका एक सिंगल एपिटोप है, कभी कभार हो सकता है कि आपका इम्यून सेल मिस कर जाए, वो नहीं देख पाए, नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए, देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कैसे हो पाए। तो मल्टी एपिटोप बेस्ड वैक्सीन क्या करेगा, आपका एक वाइड एरे ऑफ एपिटोप्स दे देगा, जिसको मतलब आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपका एपिटोप रिकॉग्नाइज होके फर्दर इम्यून डेवलप हो पाए और मेमोरी सेल्स रहे। मेन तो हमारा वही है कि इम्यून डेवलप हो और मेमोरी सेल्स रहे। ओके, सो हाँ, वन मोर डिस्क्लेमर बिफोर कंटिन्यूइंग टू दिस इज दैट आप इन सिलिको मेथड में जितना भी कर लें, देयर आर स्टिल numerous steps that need to be done in wet lab. इवन टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन जो आगे मैं बोलूंगा, ये सब हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एट द एंड वी आर प्रेडिक्टिंग, बट आपका मेन कंफर्मेटरी आपको वेट लैब से मिलेगा। नॉट जस्ट कंफर्मेटरी, आपको फिर तो बहुत सारे फर्दर ट्रायल्स भी रहते हैं जिसके आगे आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअली कितना अच्छा है। तो देन ओके, नाउ लेट आई हैव क्रिएटेड अ फ्लो चार्ट वेयर यू कैन लाइक आपको पूरा प्रोसेस एंटायर समझ आ जाए। सो सी,
फर्स्ट मैं आपको बताया सिलेक्शन ऑफ द पैथोजन एसोसिएटेड विद द डिजीज सच एज मेरा इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस था, तो वहां पे एप्स्टीन बार वायरस का अगेंस्ट मेरे को करना था, तो आई हैव सिलेक्टेड द पैथोजन दैट इज अ वायरस इन माय केस. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द पैथोजन. सो हियर एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन, हमको वो वायरस से एसोसिएटेड प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना है. अब हम लोग कैसे करेंगे? थ्रू यूनिप्रोट. सो आप बेसिकली गूगल पे जाके यूनिप्रोट सर्च कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक and okay, so like my virus was Epstein Barr virus, so Epstein-Barr virus, and also you have to identify the strain also, like my strain was AG876. ये सब आपको एक्चुअली पबमेड के थ्रू बहुत सारे लाइब्रेरीज जाना पड़ता है, फिर आपको आइडिया पड़ेगा इसका. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल यूनिप्रोट केबी पे 80 रिजल्ट्स दिखा रहा है. ऑल्दो यहाँ पे दिस इज नॉट फिल्टर्ड आउट, हमारे पास यहाँ पे अनरिव्यूड रहता है, जो कि अपना ट्रांसलेटेड वाला भी रहता है, तो फर्स्ट रिव्यूड वाले में हम लोग जाएंगे. सो बेसिकली हियर वी आर 56 टोटल प्रोटीन्स, बट हम लोग 56 प्रोटीन्स पे काम नहीं करेंगे. इन माय केस मैं 2 प्रोटीन्स लिया, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग फेज था, उसमें मैं 2 प्रोटीन. यू कैन टेक मल्टीपल प्रोटीन्स इफ यू वांट. तुम इवन जैसे मैं तो एक स्ट्रेन पे काम किया, तुम मल्टी स्ट्रेन भी कर सकते हो. जैसे एप्स्टीन बार वायरस के 2 थे, एक टाइप 1 टाइप 2, दिस इज टाइप 2 स्ट्रेन. तो मैं यहाँ ये भी कर सकते थे कि टाइप 1 टाइप 2 दोनों के प्रोटीन्स पे हम काम करके एक और वाइड एरे कवर कर पाए. आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं. सेकंड, हाँ, यहाँ पे यूनिप्रोट में हमको टोटल मिल गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सिलेक्ट ऑल दीज, देन विल क्लिक ऑन डाउनलोड. सो यहाँ पे फास्टा कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग को डाउनलोड कर देना, नॉट इन कंप्रेस्ड वे. सो यहाँ डाउनलोड करने के बाद हाँ, यहाँ पे जितने 56 प्रोटीन्स थे सारे डाउनलोड हो गए. हमको इस सबका सीक्वेंस चले, इसको अभी कुछ छेड़ेंगे नहीं. सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, दैट इज योर स्क्रीनिंग ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन एंटीजेनिसिटी एंड इट्स फंक्शन. एंटीजेनिसिटी स्क्रीनिंग करने के लिए विल बी यूजिंग अ सर्वर नोन एज वैक्सीजन. जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर वैक्सीजन. हाँ, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर या सर्वर्स आप यूज करते हैं, प्लीज लुक एट द साइटेशन. अगर आपके लिए वैक्सीन काम नहीं कर रहा और अगर कोई एंटीजेनिसिटी प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर होगा, तो फर्स्ट आपको साइटेशन देखना पड़ेगा कि इज इट साइटेड, मतलब उसका साइटेशन बहुत अच्छा है कि साइटेशन बहुत मिला उसको, देन ओनली प्रेफर इट. बिकॉज रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट रह जाता है कि वो लोग कौन सा एल्गोरिदम यूज करे, क्या अप्रोच यूज करे. तो उसके लिए रिलायबिलिटी के लिए यू शुड फर्स्ट लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑल्सो. सो यहाँ पे आपका बेसिकली हियर इट इज रिटन एंटर अ प्रोटीन सीक्वेंस हियर प्लेन फॉर्मेट. प्लेन फॉर्मेट मतलब हम जो यहाँ पे डाउनलोड किया दिस इज इन फास्टा फॉर्मेट. ये जो ग्रेटर देन साइन करके यहाँ पे जो लिखा रहता है दिस इज फास्टा फॉर्मेट. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि एंटर हमको प्लेन फॉर्मेट में करना है. इंस्टेड यू कैन सिलेक्ट अ मल्टीपल प्रोटीन सीक्वेंस फाइल इन फास्टा फॉर्मेट टू अपलोड हम लोग फास्टा फॉर्मेट में कर सकते हैं. सो बेसिकली आई विल गो टू डाउनलोड्स. ओके, सो दिस इज द फास्टा फॉर्मेट फाइल. आई विल ओपन इट. एंड हाँ, यहाँ पे आपको टारगेट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना रहता है जिसको ये वायरस रहता है. एंड देखिए, जैसे यहाँ पे थ्रेशोल्ड, बाय डिफॉल्ट वायरसेस के लिए थ्रेशोल्ड 0.4 लिया जाता है. आपका जैसे रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि मेरे केस में रिजल्ट जो मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखाई देता हूँ, बेटर रहेगा. तो इसको सबमिट करने के बाद देखिए, अब हर प्रोटीन 56 प्रोटीन हम लोग लिए थे. यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड इज डिफॉल्टेड एट 0.4. आपका जो हर सीक्वेंस के लिए एंटीजन प्रेडिक्ट होके एक स्कोर आ गया है, और 0.4 से जितने ऊपर स्कोर रहेंगे उनको हम प्रोबेबल एंटीजन बोलेंगे. अब देखिए यहाँ पे 0.4771, या दिस इज एन एंटीजन. बट मैं अगर फर्दर जाऊंगा, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 0.5 भी है, कहीं कहीं 0.6 भी था, जैसे कि ये 0.6413. सो जितना ज्यादा एंटीजेनिक होगा उतना हमारे लिए अच्छा है. सो बेसिकली तुम यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको जितना भी मिला होगा, आपको यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी सीक्वेंसेस. आपको देखना पड़ेगा कि किसका कितना स्कोर है. अगर मैं देखा कि 0.6 तक जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जैसे मैं आप बैक करके यहाँ पे फाइल जो अपलोडेड है, वायरस यहाँ पे सिलेक्टेड है, थ्रेशोल्ड को मैं 0.5 पे सेट कर दूंगा. 0.5 पे सेट कर दूंगा, तो 0.4 इज ऑल्सो एंटीजेनिक एज पर द सॉफ्टवेयर, बट 0.4 से अबव. बट मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा मतलब क्रीम ऑफ द ग्रुप में हमको मिले. तो यहाँ पे फिर से हम लोग सबमिट करेंगे. तो अब देखना, जो 0.477 वाला था दैट विल बी नॉन एंटीजन. सो बेसिकली 0.5 से अबव जो भी जितने वैल्यू आ रहे हैं दैट विल बी एंटीजन राउ. तो यहाँ पे आप पूरा सिलेक्ट करेंगे. इन माय केस मैं टोटल
6 सिलेक्ट किया था। 6 किसके बेसिस पे? अब देखते हैं एक और चीज रहता है आपका फंक्शन वाला चीज। अब आप फंक्शनैलिटी मतलब क्या? देखिए, आप जितने भी वैक्सीन देखोगे यूजुअली वो लोग सरफेस प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए मैं बोला कि आपको माइक्रो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना रहता है। जैसे कोई भी वायरस रहता है उसके सरफेस प्रोटीन मेनली इंटरेक्ट करते हैं आपके इम्यून सेल्स के साथ। सो अगर आप सरफेस प्रोटीन को ही लेके आप अपना वैक्सीन डेवलप करोगे, इट इज हेल्पफुल। बट एक और चीज रहता है, सरफेस प्रोटीन्स आर प्रोन टू म्यूटेशन। सो उनके स्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम आ जाता है। नाउ दे विल बी स्टेबल फॉर सम टाइम, बट आगे अगर वो म्यूटेट कर गए सरफेस प्रोटीन, तो हमारा वैक्सीन का तो कुछ पॉइंट नहीं रहेगा। म्यूटेट कर गया तो हमारा वैक्सीन फिर काम ही कैसे करेगा? कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे सिक्रेटरी प्रोटीन को भी लेते हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन मतलब हम लोग उसके फंक्शन के बेसिस पे देखेंगे। सो बेसिकली आफ्टर एवरीथिंग मैं एंटीजेनिसिटी प्रेडिक्शन करने के बाद उसके स्कोर देखने के बाद टॉप एंटीजेनिक प्रेडिक्शन स्कोर एक देखा, और कोम्बिंग थ्रू वेरियस लिटरेरी सोर्सेस मैं सरफेस प्रोटीन एक आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि सरफेस प्रोटीन्स आर आल्सो नेसेसरी। मैं एक आइडेंटिफाई किया, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन GP350। सो मैं 2 प्रोटीन सेलेक्ट किया। एक आपका ये है बार्फ EBV8, ये दिस वाज योर हाईएस्ट एंटीजेनिक, एंड नेक्स्ट वाज योर ग्लाइकोप्रोटीन GP350। सो यहाँ पे आप यूनिप्रोट पे आप जैसे आपको पता चल जाएगा कौन सा है, यहाँ पे आप जाके बस उसका नाम देख सकते हैं, या फिर एंट्री सीक्वेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। आपका ये आपका एंट्री सीक्वेंस है, ये Q1HVCSE7 करके जो लिखा है आपका एंट्री आईडी रहता है। एंट्री आईडी पे भी आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इन माय केस मैं इनको किया, तो यहाँ से जैसे यहाँ दिख जाएगा आई थिंक सो। ओके सी, हाँ तो आपका जैसे मेरा यहाँ पे एंट्री आईडी था P0C6N0। सो दिस वाज फॉर EBV8। इसका फंक्शन मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि दिस इम्यूनोग्लो आपका ऑन्कोजेनेसिटी के साथ रिलेटेड है। तो दिस इज आई थिंक सो प्लस पॉइंट, क्योंकि हम लोग कैंसरस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही एक आइडेंटिफाई किया है एंटीजन, जो कि सही रहता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज अ वेरी इटरेटिव प्रोसेस। आप हो सकता है कि आपका जो हाईएस्ट एंटीजेनिक स्कोर हो, जो प्रोटीन हो, वो फर्दर आपके एपिटोप्स ना दिखाए, जो कि आपको फर्दर प्रेडिक्शन में पता चलेगा। तो आपको उस प्रोटीन हाईएस्ट एंटीजेनिक को प्रेडिक्ट देखना पड़ता है। एंड इस मेरे केस में तो सेम हुआ था, 2 प्रोटीन के साथ हाईएस्ट एंटीजेनिक जो 2 थे उनके साथ ऐसा हुआ। तो फर्दर मैं गया थर्ड वाले में, जो कि आपका ये था EBV8, और इसके फंक्शन का भी एक रोल था, फंक्शन भी अच्छा था, उसीलिए आई थॉट चूजिंग दिस वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर माई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका फिर GP350, दिस इज योर ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपका सरफेस प्रोटीन है। वे बहुत सारे मतलब पेपर्स पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि अच्छा आपका ये प्रोटीन पे काम किया जा रहा है। तो यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर दैट प्रोटीन, आपको उसको भी कंसिडर करना चाहिए। दिस इज एन एंटीजेनिक प्रोटीन, ऑल्दो मैं इसका एंटीजेनिसिटी भी चेक किया था, इतना एंटीजेनिक नहीं दिखाया उसके स्कोर के अकॉर्डिंगली, बट वी शुड स्टिल कंसिडर इट, बिकॉज लिटरेरी सोर्सेस और एक्चुअली जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसके उनके जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको हम बिल्डअप करके और बेटर कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। सो GP350 एंड EBV8 was the selected proteins for in my case. Next, after screening, we'll go for epitope prediction for the selected proteins after screening. Yeah. So अब हम लोग epitopes को predict करेंगे। epitopes अभी तक तो epitopes आप किससे predict कर सकते हैं? IDB server through IDB, just go to Google and search IDB। तो ये आपका IDB इज अ सर्वर, जहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर अस, हमको अभी बस एपिटोप प्रोटेक्शन करना है। सो वेट सेकंड, हाँ, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट 2 थिंग्स। फर्स्ट इज MHC1 एंड MHC2। आपका टी सेल्स, आपको पता होगा कि आपके टी सेल्स होते हैं, एक टी हेल्पर सेल होता है, और आपका आपके टी सेल, आपका एक टी सेल्स होते हैं, एक टी हेल्पर सेल होता है, और एक टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल्स होता है। तो वो दोनों के अलग अलग MHC मॉलिक्यूल्स आते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। आप दो MHC मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो हमको टी सेल्स के लिए टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, एंड इवन फॉर बी सेल्स हमको एपिटोप सेट करना है। सो इन केस हमारे पास 3 यहाँ पे आएंगे। एक तो आपका MHC1 बाइंडिंग पे यहाँ पे जाना है हमको, MHC2 बाइंडिंग पे, और एक बी सेल एपिटोप प्रेडिक्शन पे। तो फर्स्ट हम लोग MHC1 बाइंडिंग पे जाएंगे। या सो यहाँ पे हम लोग को एंटर द प्रोटीन फास्टर फॉर्मेट एज वाइट और वाइट स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंसेस। यहाँ पे हम लोग जो प्रोटीन हमारा सिलेक्टेड था, जैसे इन माय केस GP350 था, तो लेट मी फर्स्ट
जैसे ये मेरा सीक्वेंस था GP350 का, तो मैं अभी एक ही प्रोटीन पे काम कर दे रहा हूँ। आप फर्दर आप जब करेंगे, आप जितने भी प्रोटीन आप ले, सेम प्रोसेस दोनों प्रोटीन के लिए आपको करना है। ओके, सो GP350 पे अभी कर ले रहा हूँ मैं। GP350 का सीक्वेंस मैं यहाँ पे ले लिया, और ये, या आप ऐसे भी डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं फास्टर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फास्टर फॉर्मेट जस्ट फॉर श्योरिटी में फास्टर फॉर्मेट के लिए कर दें। जैसे लेट मी पुट अ सीक्वेंस। फास्टर फॉर्मेट ऐसे आपको डिनोट किया जाता है, अगर आपको नहीं पता, दिस यू हैव टू गिव दिस साइन, एंड आप जो भी आपको जिस नाम से रखना आप ऐसे नाम रखेंगे। ऐसे Q1 में दिया हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको फर्दर यहाँ पे देखना है कि आपका MHC सोर्स स्पीशीज ह्यूमन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको इसको आप सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट चलिए रेफरेंस सेट यहाँ पे कर देंगे। तो बेसिकली आपके जितने भी ह्यूमन एलील्स रहते हैं उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। तो दिस इज बेटर फॉर हमारे रिजल्ट के लिए बेटर रहेगा। तो हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर दिए। XHTML फॉर्मेट में आएगा प्रेडिक्टर शुड डिसेंड फॉर्म, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हमको बेस्ट ऑफ दी टोटल बैच हमको हाई टॉप में ही मिल जाएगा डिसेंडिंग फॉर्म में उसलिए। देन विल सबमिट इट। इट माइट टेक सम टाइम, बट आई थिंक सो अभी हो जाना चाहिए। बट ऑल्दो मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी है। आपका रिजल्ट एक वेब पेज के फॉर्मेट में आएगा, उसको आप कॉपी करेंगे, फिर आप उसको नोटपैड में पेस्ट कर देना। फिर आपका आएगा ये CTL GP350। So MHC class 1 was for your cytotoxic T cell and MHC class 2 is for your helper T cells. So आपका MHC class 1 का जो एपेटो प्रेडिक्टेड रहेंगे वो इस फॉर्मेट में टोटल रहेंगे। टोटल इतने रहते हैं। अब जो यहाँ पे आपके टॉप दिखा, जैसे ये एलीली है, ये सीक्वेंस नंबर है, स्टार्ट एंड है, लेंथ है, पेप्टाइड है, स्कोर परसेंटाइल रैंक है। तो हम देखेंगे ये जो टॉप 5, अभी के लिए हम टॉप 5 कंसिडर अगर करेंगे, यहाँ से हम टॉप 5 को कॉपी करेंगे, हम एक अलग से एक्सेल शीट बना देंगे, वहां पे हम पेस्ट कर देंगे, फिर आगे हम फर्दर इवैल्यूएशन और करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम टॉप 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिसेंडिंग फॉर्म में आपका टोटल अरेंज हुआ है, मतलब आपका बेस्ट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ऑल्दो आप बेस्ट इसीलिए नहीं बस कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमको नहीं पता, अगर चलो ठीक है एंटीजेनिक है, बट अगर ये टॉक्सिक हो गया तो हमारे बॉडी में हम तो नहीं चाहते कि कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाए। सो इसीलिए हम लोग अभी टॉप 5 कंसिडर कर रहे हैं। अगर टॉप 5 में भी ऐसे कुछ हुए जो कि एलर्जेनिक हुए, जो टॉक्सिक हुए, ऐसा सब हो सकता है, तो हम लोग उसको फिर फिल्टर आउट कर करके फिर नीचे टॉप 5 अगर हम लोग कंसिडर किए, टॉप 5 में हमको कुछ भी नहीं मिला, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉप 5 जाएंगे, मतलब टॉप 10 हम लोग फिर देखेंगे, वैसे करके 20, जब तक आपके पास रिजल्ट एक अच्छा नहीं आता। देन सिमिलरली आप ये आप सिलेक्ट करने के बाद आपका फिर STL एपिटोप प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हैं, जो कि आपका MHC क्लास 2 बाइंडिंग्स है। MHC क्लास 2 बाइंडिंग में आप जाना है, यहाँ पे आप सिमिलरली आप यहाँ पे अपना प्रोटीन सीक्वेंस पेस्ट करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन फास्टर फॉर्मेट, अच्छा यहाँ पे फास्टर फॉर्मेट कंपलसरी है। सो ये करने के बाद सीक्वेंस 1, सो यहाँ पे आप सिलेक्ट फुल HLA रेफरेंस सेट कर देना। यहाँ पे आपका 15th लेंथ का आपका आता है टोटल। MHC क्लास 2 एपिटोप 15th लेंथ का, तो इसलिए सिलेक्ट लेंथ बोला, तो 15 डिफॉल्टेड रहता है। ओके, वेट सेकंड। ओके, सो वेयर वाज इट? हाँ, सो आप MHC क्लास 2 बाइंडिंग जब करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। एडजस्टेड रैंक के बेसिस पे आपका पेप्टाइड सॉर्ट हो रहा है। सिमिलरली इसका एक थोड़ा बड़ा अच्छा खासा रिजल्ट आता है, जो कि इसमें विजिबल नहीं रहता है। ऐसे आपका बेसिकली रिजल्ट ऐसे दिखता है। सो इट इज ऑनेस्टली इलिजिबल राइट नाउ। तो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट कॉपी दिस एंड ओपन एन HTML फाइल। HTML फाइल में आप नॉर्मली अगर आप पेस्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ऐसे सेट हो जाते हैं। अगर आपके सेट नहीं भी हुए तो फिर से वही आप कंट्रोल A करके वही यहाँ पे आप डेटा पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट टू कॉलम्स में ऑलरेडी ये है, तो आपके टेक्स्ट टू कॉलम से आप बेसिकली आपको इसको फिर सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि टैब स्पेस्ड है या फिर कॉमा स्पेस्ड है। CSV फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल रहता है वो, उस पे एक कॉमा और एक टैब आप दोनों के बेसिस पे आप पूरा अरेंज कर सकते हैं कि आपको दिखे। सिमिलरली आप यहाँ पे इसके टॉप एपिटोप्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक अलग से आपका एक्सेल फाइल क्रिएट कर देंगे जहाँ पे हम इनको रख देंगे। सेम यहाँ पे आ रहा है, दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस। सो अगर आपके ये फॉर एग्जांपल आपका ये एपिटोप बेस्ट है, यहाँ पे अच्छा एपिटोप है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये एपिटोप
वापस एंटीजेनिक हो, वापस एलर्जेनिक हो, या फिर वापस टॉक्सिसिटी ना हो। सो अगर ये टॉक्सिक हुआ तो हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट, ऐसे करके हमको देखना ही पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि ये सब सही है, ये सब सही है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे आपका एमएचसी क्लास 1 और क्लास 2 प्रोडिक्शन हो गए। सिमिलरली फॉर बी सेल एपिटो प्रोडिक्शन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर, तो आपके वेरियस हैं, तो डिस्कोटोप इज आल्सो वन, बट बेटर इज एलिप्रोसूट, बट सबसे बेस्ट फर्स्ट वाला ये आपका प्रोडिक्शन ऑफ लीनियर एपिटोप्स और प्रोटीन सीक्वेंस, ये आपका आईडीबी का ही है खुद का। तो यहाँ पे आप अपना सिर्फ वापस से वही सीक्वेंस को प्लेन फॉर्मेट, मतलब नॉट इन फास्टा फॉर्मेट, यहाँ पे आपको पेस्ट करना रहेगा। सॉरी, हाँ देखिए, जैसे कि एमएचसी वन का मैं आपको बोल रहा था, डेटा इस फॉर्मेट में आता है, ये आपके सीएसवी फॉर्म में है। सो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करके टोटल, और मतलब कंट्रोल ए कॉपी, और इसको आप एक नोटपैड में खोल के पेस्ट कर देना। आपका ये ऐसा जाता है। आप इसको भी एक्सेल में फिर काम कर सकते हैं, बट मतलब यहीं से क्लियरली दिख रहा है तो, और एक्सेल बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो। बट यहीं से आप कर सकते हैं, या फिर आपको एक्सेल में करना है तो एक वेल सॉर्टेड वे में रहेगा, तो आपके लिए बेटर है। सो देन ओके, लेट्स गो टू बी सेल ओनली। सो आपका एमएचसी को तो रिजल्ट नहीं है, हाँ। बी सेल वाले में आपको फिर अगेन यू हैव टू पेस्ट योर सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो हम लोग लिए थे, बी सेल वाले में आपको पेस्ट करना रहेगा यहाँ पे। सो लेट्स मूव दिस, बिकॉज यहाँ पे प्लेन फॉर्मेट में ही पेस्ट करना है। दिस इज बाय लिटरेरी सोर्सेस, इसको भी कंफर्म किया था कि बेप्रिपेयर लीनियर एपिटो प्रेडिक्शन 2.0 इज बेस्ट, एंड अभी के लिए, अभी तक के लिए बेस्ट है, और अगर बेटर आ गया तो दैट वुड बी बेस्ट। ओके, नाउ विल सबमिट इट, और आपको यहाँ पे आपका मिल जाएगा सीक्वेंस का पूरा रिजल्ट। बट वन प्रॉब्लम स्टिल अराइजेस इज दैट, क्योंकि ये आपका सीक्वेंस बहुत लंबा है, तो आपका यहाँ पे ना आपका ग्राफ्स आता है। लेट मी शो यू द ग्राफ। हाँ, ऐसे ग्राफ्स आते हैं आपके बी सेल एपिटो प्रोडक्शन के टाइम में। दिस इज फॉर EBV8, दिस इज फॉर GP350। या सो अब क्या रहेगा, ये जो आपका येलो पोर्शन है बी सेल एपिटोप प्रेडिक्टेड का, ये आपका एपिटोपिक रीजन है, मतलब ये जो येलो वाला पोर्शन वो एपिटोपिक रीजन है, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन जो डाउनवर्ड ट्रेंड ऐसे दिखा रहे हैं, दैट इज योर नॉन एपिटोपिक पोर्शन। तो हमको क्या चाहिए, जितना येलो पोर्शन हमारा रहेगा वो बेटर रहेगा। सो जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि दिस इज सेकेंड हाफ, व्हाई आई एम कॉलिंग दिस सेकेंड हाफ, बिकॉज आपका हाँ, हाँ, तो देखिए, अब इसमें क्या था, जैसे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में क्यों किया, जब जब आप टोटल प्रोटीन का जब प्रेडिक्ट करेंगे, तो ये जो आपका टोटल यहाँ पे जो नंबर हमको दिख रहा है स्पेसिफिकली, ये सब एलिजिबल रहता है, मतलब ये सब पूरा ओवरलैप हो जाता है। सो आप क्या करेंगे, आप सीक्वेंस को हाफ हाफ में कर लेंगे, मतलब आपको टोटल सीक्वेंस अगर 100 लेंथ का है, पहले 50 अमीनो एसिड्स को पेस्ट कर देंगे वहां पे, और उसके एंटीबॉडी ये आपके बी सेल एपिटो प्रेडिक्ट करेंगे। सिमिलरली आप सेकंड हाफ के बी सेल एपिटो फिर बाद में प्रेडिक्ट करेंगे, तब हमको ऐसे अलग अलग दो ग्राफ मिलेंगे। अब क्या करेंगे, विल आइडेंटिफाई द पीक, जैसे हाईएस्ट पीक जो होगा वो मैक्सिमम एपिटोप प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो जैसे ये 120 से 140 के बीच में मेरे को हाईएस्ट मिल गया। ओके, सो अब जो रिजल्ट आएगा, वहां से मैं वो रीजन के अराउंड मैं 999 करके मैं ले सकता हूँ। वेट सेकंड, यहाँ पे रिजल्ट तो आया नहीं है। जैसे मैं वहीं से मैं आपका 9 सीक्वेंस 9 एमिनो एसिड में लेके आपका एक 9 फॉर्म कर सकता हूँ, जो कि एक एपिटोप हो सकता है। और फर्दर वैसे करने के बाद, जैसे देखिए, हमको ऐसे दो सीक्वेंस मिल सकते हैं। एक मेरे को ये एक सीक्वेंस मिला आफ्टर उसके टोटल हाईएस्ट पिक, यहाँ जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पिक ये है, मैं 60 टू 80 के रेंज में जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि 60 टू 80 के फिर मतलब उस रेंज में मैं कोई 9 एमिनो एसिड सिलेक्ट करूंगा, और उसको फिर एक 9 बना के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि दिस इज योर बी सेल एपिटोपिक पोर्शन। 9 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, मतलब 12 एमिनो एसिड सीक्वेंस ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके,
सो आपका आप यहाँ पे हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट कर दिए, हम टी सेल एपिटोप प्रेडिक्ट कर लिए, हम बी सेल एपिटोप प्रेडिक्ट कर लिए, और इवन मतलब हेल्पर टी सेल कर लिए और साइटोटॉक्सिक टी सेल कर लिए. आफ्टर प्रेडिक्शन ऑफ एवरीथिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज योर स्क्रीनिंग ऑफ एपिटोप्स. अब स्क्रीनिंग ऑफ एपिटोप्स, हमारा वैक्सीन का प्रॉपर्टीज में 3 मेन प्रॉपर्टी हमको हमेशा ध्यान रखना है. एक है एंटीजेनिसिटी. एंटीजेनिक वो जितने अच्छे हुए वो उतना अच्छा हमारे लिए. एलर्जेनिसिटी, अगर वो एलर्जन नहीं है मतलब नॉन एलर्जन है, उतना हमारे लिए अच्छा. एंड सिमिलरली गोस फॉर टॉक्सिसिटी, अगर वो टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिन है, तब हमारे लिए अच्छा है. फॉर प्रेडिक्शन जैसे एंटीजेनिसिटी के लिए तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं वैक्सीजन है. एलर्जेनिसिटी के लिए एक एलर्जन एफपी है, एल्जीप्रेड है, अलग अलग है. टॉक्सिसिटी के लिए टॉक्सिन प्रेड है, जो कि मतलब प्रिफर्ड किया जाता है. और एलर्जेनिसिटी के केस में तो मैं एलर्जन एफपी यूज किया हूँ, टॉक्सिसिटी के केसेस में टॉक्सिन प्रेड यूज किया हूँ. सो नाउ अब देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे एवरी सीक्वेंस जो हम लोग यहाँ पे निकाले, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको जितने सीक्वेंसेस मिले, हम इनका फिर से एंटीजेनिसिटी प्रेडिक्शन करेंगे. तो अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ सिंगल सीक्वेंस. आप सारे सीक्वेंसेस को भी पेश कर सकते हैं. जैसे मैं ये सीक्वेंस को लिया, मैं फिर इसको वापस से वैक्सीजन में जाके पेस्ट करूंगा. ओके, देन वायरस, फिर सबमिट. सो प्रोबेबल एंटीजन बताया. सो मेरे को पता चल गया कि मेरा टॉप एपिटोप प्रेडिक्टेड जो था दैट इज एंटीजेनिक. बट दिस इज नॉट वेयर वी स्टॉप. फिर हमको इसका एलर्जेनिसिटी भी चेक करना है. एलर्जन एफपी, एलर्जन एफपी. सो जरा एलर्जन एफपी, यहाँ पे हम अपने अमीनो एसिड को फिर से मतलब एपिटोप को फिर से यहाँ पे पेस्ट करेंगे. एंड या दिस इज अ प्रोबेबल नॉन एलर्जन यहाँ पे बता दिया. ओके, सो नॉन एलर्जेनिसिटी टेस्ट भी पास कर गया ये. अब नेक्स्ट हम इसका प्रेडिक्ट करेंगे टॉक्सिसिटी. सो टॉक्सिन प्रेड, टॉक्सिन प्रेड पे हम लोग जाएंगे. फिर यहाँ पे डिजाइन पेप्टाइड, यहाँ पे एक हम पेस्ट किए. फिर रन एनालिसिस. सो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबल नॉन मतलब ये नॉन टॉक्सिन है वो बता दिया. अब ये एक्चुअली करता कैसे है, टॉक्सिन पेड काम कैसे करता है. आपका जैसे अमीनो एसिड सीक्वेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ए को हटा के सी दिया, सी को हटा के डी दिया, ई को एफ, ऐसे करके वो हर अमीनो एसिड को चेंज कर करके चेक करते रहता है कि जैसे अगर अगर प्रोबेबल म्यूटेशन हुआ हमारे बॉडी के अंदर जाके, अगर म्यूटेट हो भी गया वो बाय एनी चांस, तो ए अगर सी में कन्वर्ट हुआ, क्या वो स्टिल एक टॉक्सिक प्रोडक्ट दिखाएगा क्या. तो उस केसेस में सब वो चेक करता है कि यहाँ पे तो नॉन टॉक्सिन, ऐसे 50 टोटल 4 पेज है. तो यहाँ पे वो हर एक को सब्सटीट्यूट कर करके देखता है कि इज इट स्टिल अ टॉक्सिन. अगर वो नॉन टॉक्सिन है तो फाइनली वो बोलता है कि आपका नॉन टॉक्सिन. यहाँ पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज और भी दिख जाता है, जैसे हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोपैथिसिटी, ये सब भी दिख जाता है, जो कि एक्चुअली आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी आपका स्टडिंग में बेटर रहेगा. एंड आफ्टर टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन, चलो ठीक है, हम देख लिए कि एंटीजेनेटिक, वो एंटीजेनिक भी है, वो नॉन एलर्जन भी है, नॉन टॉक्सिन भी है. सो आई कैन लाइक इट इज सेफ टू से दैट मेरा जो ये पहला था, दिस इज पॉसिबल एपिटोप जिसपे मैं काम कर सकता हूँ. सिमिलरली मैं बाकियों पे भी करूंगा. मेरा एम रहेगा कि मैं दो एपिटोप एटलीस्ट देख के रखूँ. अगर दो नहीं हुआ, एक भी रहेगा तो चलेगा, बट दो एटलीस्ट मैं देख के रहूँ, ये मेरा एम था. ओके, सिमिलरली हम लोग HTL का भी सेम चीज करेंगे. एंड सिमिलरली हम लोग बी सेल का भी सेम करेंगे. बी सेल का मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ. जैसे बी सेल में इस केस में हम 2 रखे थे, आई थिंक सो. एक आपका एलर्जन आएगा, मेरे को जितना याद है, एंटीजेनिक. वैक्सीजन पे वापस हम लोग चेक करेंगे इसका. वैक्सीजन पे आपका पेस्ट, वायरस, सबमिट. सो दिस इज अ नॉन एंटीजन सी. तो हमारा पहला वाला ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये नॉन एंटीजन है और इस पे आगे फर्दर टेस्ट करके कुछ पॉइंट है नहीं. तो हम फिर इसको लेंगे, नेक्स्ट वाले को, वैक्सीजन. सो यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे, वायरस, सबमिट. एंड सी दिस इज एन एंटीजन. सो अब इसका फिर हम लोग फिर सिमिलरली टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन करेंगे, फिर आपका इवन एलर्जेनिसिटी प्रेडिक्शन करेंगे. अगर वो सब भी पास कर गया, तब जाके हम बोलेंगे अच्छा वी हैव नाउ एपिटोप्स विच आर एंटीजेनिक, नॉन एलर्जेनिक एज वेल एज नॉन टॉक्सिन.
सो आपका ये सब स्क्रीनिंग, जैसे एंटीजेनिसिटी स्क्रीनिंग करने के बाद, एलोजेनिसिटी स्क्रीनिंग करने के बाद, टॉक्सिसिटी स्क्रीन करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे टॉप एपिटोप्स। जैसे इन केस ऑफ सीटीएल जीपी 350, जीपी 330, सॉरी जीपी 350, ये वाला जो प्रोटीन था, इसके लिए मेरे को मैं आइडेंटिफाई किया, दिस इज जो मैं अभी आपके सामने किया, दिस वाज एंटीजेनिक एंड नॉन एलर्जेनिक एंड नॉन टॉक्सिक। एंड आपको जी एच टी एल मतलब ये आपका हेल्पर टी सेल एमएससी क्लास 2 के लिए आज जब हम प्रेडिक्ट किए, तो आपका सिमिलरली ये आया, एंटीजेनिक, नॉन एलर्जेनिक एंड नॉन टॉक्सिक। फिर आपका बी सेल एपिटोप के लिए हम देखे, जैसे अभी जस्ट किए एच एन आई, ये वाला, ये आपका एंटीजेनिक था, नॉन एलर्जेनिक था और नॉन टॉक्सिक था। सो अब हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एपिटोप्स है जो कि टिल नाउ दे आर सूटेड द बेस्ट। ओके, अब क्या करेंगे, हम एपिटोप स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करेंगे। आई डोंट नो आप लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के बारे में पढ़े हैं, जैसे 5E2 ये सब रहता है, बट 5E2 से अभी पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि 5E2 का जो इनपुट है वो आई थिंक सो 50 अमीनो एसिड तक ही वो मैक्सिमम, मतलब 50 अमीनो एसिड तक ही मिनिमम रेंज रखा है, उसके नीचे अमीनो एसिड्स रखने से वो प्रेडिक्ट नहीं करता। सो हम एक नया टूल यूज करेंगे, दैट इज नोन एज पेपफोल्ड 4। पेपफोल्ड 4 में हम लोग आपका, वेट सेकंड, हाँ, पेपफोल्ड 4, यहाँ पे रन पेपफोल्ड 4 करिएगा। फिर रन पेपफोल्ड 4 में आप यहाँ पे आके अपना जो भी अमीनो एसिड सीक्वेंस है, मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, तो हम्म, ये मतलब इतना कंपलसरी स्टेप नहीं है, बट आपके विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा कर सकते हैं आप ऐसे कुछ। इसका फिर फर्दर इतना इंपॉर्टेंस नहीं, अभी तक तो नहीं है, बाद में फर्दर टेस्ट में हो सकते हैं, बट यहाँ पे अभी तक तो नहीं आया कोई इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे, फिर ये करने के बाद देन विल क्लिक ऑन, सिंपल विल क्लिक ऑन रन। सो बेसिकली आपका यहाँ पे रन करना स्टार्ट ही कर, जॉब एक बन जाता है आपका टोटल, फिर वो प्रोटीन प्रोडक्ट, वो ये सब टाइम लगता है, नियरली 2 आवर्स लग जाते हैं इस प्रोटीन प्रोडक्शन को। देखिए जैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, इवन ये टूल तो आपका खुद ब खुद उसको फास्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। मैं एंटर किया था इस सिंपल प्लेन फॉर्मेट में, बट वो खुद ब खुद उसको फास्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वो रन होके बहुत सारे टोटल मतलब प्रेडिक्टेड आपका वो स्ट्रक्चर्स देता है, उसमें से एवरी टाइम मॉडल 1 इज द बेस्ट वन। मॉडल टोटल आपके 10 भी देगा, तो फर्स्ट मॉडल को ही आप सिलेक्ट करना, उसको ही ओपन करना, तो आपका वही बेस्ट होगा। सो अब हम इसको ओपन करेंगे, यू कैन ओपन थ्रू रासमोल ऑल्सो, बट आई प्रेफर पाइमोल, बिकॉज पाइमोल में आई थिंक सो हम बेटर, और उसका इंटरफेस बेटर है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। सो आपका okay, so right now I don't have this file, although okay, so no issue। आप इसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के बाद आप उसको फिर पाइमोल में आप ओपन करके देख सकते हैं। मैं फर्दर पाइमोल का कैसे यूज करना आपको दिखा ही रहा हूँ, आगे भी बहुत है। फिर आपका सब ये एपिटोप्स के स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट होने के बाद, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इस ये सब करने के बाद, जैसे ये सब ऐसे आएंगे स्ट्रक्चर्स, जैसे आप बॉल एंड स्टिक फॉर्म में ये देख सकते हैं, आप स्पीयर के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली दोनों मतलब एक ही प्रोटीन है, मैं रिप्रेजेंटेशन अलग अलग करके, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में एक्चुअली वो लोग स्पीयर फॉर्म भी सिलेक्ट करते हैं। बॉल एंड स्टिक मेरे मेरे लिए बेटर था, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बॉन्ड कैसे क्या बनता है। सिमिलरली फिर आपका आ रहा है फिर प्रोटीन पेप्टाइड डॉकिंग। अब देखिए जो आपका रिजल्ट आया, आप एक चीज देखोगे, वहां पे एक सेक्शन है एलीली करके, साइट एंटीजन, ये आपका ह्यूमन एलीली होता है, और इससे एसोसिएटेड आपका एई, ये आपका ये पेप्टाइड सीक्वेंस था। बेसिकली आपका जो ये टोटल रिजल्ट आता है आपका एपिटोप प्रोडक्शन का, आप हम लोग देखे थे कि एचएलए रेफरेंस सेट लिए थे। अब क्या करता है कि जो मोस्ट, जैसे ये यहाँ पे बस एक बार नहीं हुआ, वो बहुत बार रिपीटेशन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन के हर एलीली के साथ कंपेयर कर करके देखते हैं किसका बाइंडिंग बेटर है, जिसका बाइंडिंग बेटर रहा वो उसको टॉप स्कोर बना देगा। इवन देखते हैं कि एपिटोप है या नहीं, जिसका बाइंडिंग बेटर रहा वो उसको टॉप स्कोर बना देगा। तो हमको पता चला कि ये एपिटोप के लिए ये एलीली बेस्ट है, ये हमारे ह्यूमन में प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, हमको इसका पहले तो आपका इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि वो है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीडीबी सर्च करेंगे,
मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे केस में बस एक का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे आप पीडीबी आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करना है इसको एंड सर्च। सो सी देर इज नो रिजल्ट, आपका HLA-B4001 के लिए कोई रिजल्ट नहीं था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, आइदर दो काम कर सकते हैं। एक तो आप यूनिप्रोट पे जाके हम इसका सीक्वेंस देख सकते हैं और सीक्वेंस हम एक स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। बट आई थिंक सो हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि आपका मेरा मेरा ये था, तो यूनिप्रोट पर आई थिंक सो इसका सीक्वेंस भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, HLA-B ये आपका एक क्लास है, HLA-B इज अ क्लास, 4001 बेसिकली काइंड ऑफ वेरिएंट है। तो अगर हम लोग खाली HLA-B रखें अभी के लिए, हम खाली HLA-B करें और कोई HLA-B का प्रेजेंट होगा, हम उसका स्ट्रक्चर ले लें, तो इतना हैम्पर हमारे रिसर्च के साथ इसीलिए नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो दूसरे HLA-B क्लास के मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट कर पा रहा है हमारा एपिटोप, तो ये तो उसके लिए बेस्ट था। बट दूसरे भी इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में तो एक ही कैटेगरी के तो नहीं होंगे, बहुत सारे कैटेगरी के हो सकते हैं। तो अगर ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर पाए तो इट इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फिर से 75,000 तो रिव्यूड वाले में जाएंगे। तो रिव्यूड वाले में फर्स्ट वाले ही आई थिंक सो रहेगा, एक्चुअली क्लास 1 है। ओके, दिस इज द फर्स्ट वाले ही हमको सिलेक्ट करना है। अब हम लोग यहाँ पे तो प्रोटीन सिलेक्ट कर, यहाँ पे स्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे, बेसिकली आप यूनिप्रोट पे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे जाना, यहाँ आपको टोटल स्ट्रक्चर का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ आपको स्ट्रक्चर का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे 3D स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट है, हाँ सॉरी, ये आपके स्ट्रक्चर्स वाला क्वेश्चन था। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाना, स्ट्रक्चर पे जाने के बाद ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पे यूनिप्रोट पे हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पीडीबी फाइल्स वेरियस स्ट्रक्चर्स के मिल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इतनी सारे पीडीबी फाइल से हम लोग एक्चुअली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बेस्ट हमारे रहेगा। तो दिस इज बेसिकली आपका ये रेजोल्यूशन बताता है, 2.30 एंगस्ट्रॉम का रेजोल्यूशन बताता है। तो रेजोल्यूशन जितना कम हमारा प्रोटीन जो स्ट्रक्चर रहेगा, उतना उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे 2.30, यहाँ पे 2.10, 2.10 इज बेटर। सिमिलरली हम देखेंगे जैसे 1.9 है, यहाँ पे 1.09 एक है, 1.09 इज बेस्ट एंड 1.09 आपका लीस्ट है यहाँ पे। तो आई थिंक सो 1.09 वाले को हमको सिलेक्ट करना चाहिए, 1K5N वाले को। सो यहाँ पे हम जाएंगे PDB-RS, यहाँ पे लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। हाँ, अब हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर में मिल गया, और एक स्ट्रक्चर में मिल गया। अब क्या देखिए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, हाँ इट इज गुड। तो इसको हम लोग फिर डाउनलोड करेंगे एंड फिर इसको डाउनलोड करके हम लोग पीडीबी फॉर्मेट में ही डाउनलोड करेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे पाइमोल को ओपन करना है, हम करेंगे। सो इग्नोर दिस राइट नाउ। सो पाइमोल को ओपन करके फिर डाउनलोड जाएंगे, हम लोग जो डाउनलोड किया 1K5N को, लेट्स ओपन दैट। पाइमोल अगेन इज अ फ्री सोर्स, तो आप काम कर सकते हैं इस पे। जैसे यहाँ पे 0 days रिमेनिंग दिखा रहा है, बट स्टिल आप काम तो कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस नहीं हो पाते, बट स्टिल आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओपन पे जाना, देन यू विल गो ऑन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स पे 1K5N वाले को क्लिक करना, ओपन। सो हियर आपको ये आपका जो हम MHC का स्ट्रक्चर डाउनलोड किया, हमको ये मिल गया। अब हम लोग को इसका काम क्या है, ये जो आपको रेड डॉट्स दिख रही है सब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हम इसको रिमूव कर सकते हैं, डिस्प्ले पे जाना, सीक्वेंस पे। सो आपको ये सीक्वेंस टोटल दिखा दे रहा है। अब जैसे जैसे इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते जाएंगे, आपको दिखा दे रहा है कि ये सिलेक्ट हो रहा है। रेड वाला जो पोर्शन दिखा रहा है, यहाँ पे SLE करके एक बन जाता है, ये दिखा रहा है कि आपका बेसिकली आपका सीक्वेंस हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए जो 0000 ऐसे दिखा रहा है, ये रेड वाला आपको दिख रहा है नहीं, आई डोंट नो, बट ये वाला पोर्शन आपका पूरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब लोग बेसिकली इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा, रिमूव। तो हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब रिमूव करने की जरूरत तो है नहीं अभी के लिए, बट स्टिल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल देखे, फिर बीच में अचानक से एक आया सीक्वेंस। ये बेसिकली आपको एक और प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा जो इस पे ऑलरेडी वैसे होगा।
अब देखिए ये आपका एक अलग से छोटा सा सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट क्यों करेंगे, अब आप यहाँ पे जूम करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि हमेशा आपका एक्टिव साइड जो रहता है ना मॉलिक्यूल का, वो हेलिक्स के बीच में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब हम लोग जो यहाँ पे सिलेक्ट किए इसको, wait a second। अब हम लोग जो इसको सिलेक्ट किए इतना, ये आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एक्टिव सेट में। अभी जो स्मॉल स्टैंड दिख रहा है ना, ये बेसिकली वही। मैं इसको कलर लेबल भी कर सकता हूँ, जैसे इसको मैं अगर कलर किया, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर आपका जा सकते हैं कलर पे। कलर पे मैं इसको कर दे रहा हूँ अभी के लिए मैजेंटा कर दे रहा हूँ, मैजेंटा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक उसका कलर चेंज हो गया। आपका ये आपका हेलिक्सेस के बीच में है, मतलब हमारा बेसिकली ये एक्टिव साइट है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको इसको हटाना पड़ेगा। अब हम लोग इसको हटाएंगे क्यों, देखो अगर आप अगर एक सोचो आप दरवाजा है, दरवाजे में एक लॉक है, लॉक के अंदर ऑलरेडी एक चाबी डला हुआ है। अब एक और चाबी तो उसमें डाल नहीं सकते, आपको पहले वो चाबी को निकालना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम जो प्रेडिक्टेड एपिटोप था उसको इसके साथ बाइंड कराएंगे, देखने के लिए कि उसका बाइंडिंग हुआ कैसे है, अच्छा बाइंडिंग हुआ है या नहीं। तो हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे, तो हमको पहले तो इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस पे ही बाइंड करवाने वाले हैं। तो हम लोग इसको क्लियर करने के लिए क्या है, सिंपल सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक रिमूव। ये रिमूव हो गया यहाँ से। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ताला खाली होगा। अब हम लोग यहाँ पे अपना चाबी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यू विल गो टू फाइल, देन एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल करना, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे सेव। यहाँ पे आप जहाँ पे आपको सेव करना है, जैसे पीडीबी, यहाँ पे आप पीडीबी MMCIF नहीं, पीडीबी नॉर्मल पीडीबी आप कर देना सेव। फिर डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ पे 1K F5 नहीं F5N में ही सेव ऐसे कर देना, मॉडिफाइड। ऑलराइट, सो मॉडिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे सेव हो गया। तो आपका फिर आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप जितने भी आपके एपिटोप्स है उसके एसोसिएटेड उतने ही HLA मॉलिक्यूल्स आएंगे, सबको आप डाउनलोड करेंगे, आप इंडिविजुअली सबका फिर हटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल गो टू अनदर सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज गैलेक्सी वेब सर्वर। गैलेक्सी वेब सर्वर एक्चुअली अभी वो आजकल इतना वो मतलब एक्सेसिबल नहीं रह रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट मी सी। गैलेक्सी वेब, गैलेक्सी वेब का इसमें आपको डायरेक्टली लिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गैलेक्सी वेब आप सर्च करना। तो bio.tools करके एक साइट है, वो एक्चुअली वो आपका बेसिकली सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स जितने टूल रहता है ना उसके लिंक वहाँ पे दे ही देता है वो। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो लिंक दे दिया, जैसे इसका हम लोग इसको खोलेंगे तो आपका गैलेक्सी वेब खुल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग सर्विसेज पे जाएंगे, पेपडॉक पे जाएंगे, मतलब बेसिकली हमको पेप्टाइड डॉकिंग करना है। आप ऑटोडॉक जैसे भी टूल्स रहते हैं यूज करने के लिए, बट ऑटोडॉक इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर आपका प्रोटीन लाइगेंड। यहाँ पे हम प्रोटीन और पेप्टाइड को बाइंड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जॉब नेम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, ईमेल एड्रेस दे देना क्योंकि ये टाइम लगता है आने के लिए। तो ईमेल एड्रेस अगर आप दे देंगे ना तो आपके ईमेल में डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो आप कब तक ओपन करके रखेंगे। तो फिर आप यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अपलोड कीजिएगा, कुछ भी यहाँ पे ये मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ बोल रहे हैं प्रोटीन सीक्वेंस, पेप्टाइड सीक्वेंस, जैसे फास्टा फॉर्मेट में चाहिए इसको ना। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मेरा ये प्रेडिक्टेड था ना, मैं इसको कंट्रोल कॉपी किया, नोटपैड पे एक और फाइल में ओपन किया, उसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे मैं डालूंगा सीक्वेंस 1 करके इसको लिख दे रहा हूँ और इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव वही डेस्कटॉप पे कर दे रहा हूँ। तो आपके फास्टा फॉर्मेट में ये सेव हो गया। अब क्या करेंगे, वही ओपन इसको उसमें अपलोड कर देंगे, इसको चूज फाइल। वेट अ सेकंड, हाँ सीक्वेंस 1 करके सेव हुआ, इसको आप ओपन कर देंगे और फिर हाँ देन विल क्लिक ऑन सबमिट। हाँ आपका स्टार्ट हो गया है एंड नंबर ऑफ जॉब्स ये यहाँ पे आपका रहता है, प्लीज फॉलो द लिंक फॉर योर जॉब स्टेटस। यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये खुल जाएगा, द पेज अपडेट अभी 30 सेकंड। नॉर्मली आपका 2 से 3 घंटा यहाँ पे लग ही जाता है। अगर आप नहीं ओपन करके रखना चाहते, आप मेल आईडी अगर दे दिए होंगे तो आपके मेल आईडी में आप डायरेक्टली आ जाता है उसका नोटिफिकेशन कि आपका हो गया है। आपको लिंक भी दे देगा कि इतने मतलब 30 डेज तक शायद से वो वैलिड रहता है वो लिंक। उस पर आप क्लिक करके वहां से स्ट्रक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना बाइंडेड स्ट्रक्चर। अब आपका बाइंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, जैसे आप याद रखना कि ये क्या है, AEM
AEM QNP VYL ना, सो ये एक्चुअली किसका था, CTL G50 ना। तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपका बॉन्डेड कैसे दिखता है। इंटरेक्शन, सो आई क्लिक ऑन, इसको बंद कर दे रहा हूँ मैं, CTL G50 ना। Yeah, this is the introduction now. Let me open this. Wait a second. Wait, ये एक्चुअली इस फर्दर स्टेप्स का दिखा दिया है। मैं अभी से प्राइमरी को ओपन करके फाइल ओपन, हाँ, ये आपका अब आ गया। टोटल बाइंडिंग होने के बाद आपका ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे देख रहे क्लियरली, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका एपिटोप आके बाइंड हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, वही डिस्प्ले पे जाएंगे और सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल सीक्वेंस मिल जाएगा। अब हम लोग आगे जाएंगे तो आप देख रहे हैं लास्ट में एक हमारा वही एपिटोप आके बाइंड हो चुका है। हम यहाँ पे हमको दिख गया। अभी आपको हम इसको लेबल कर सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं। लेबल हम लोग इसको पहले तो कलर एक कर दे रहे हैं, ब्लू दे दे रहा हूँ मैं अभी के लिए। ब्लू कलर कर दिया मैं, और इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर हम इसका हम लोग इसका फिर चेंज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। बॉल एंड स्टिक के फॉर्म में टोटल आप ये देख सकते हैं। फिर आप एक और, मतलब अगर ये नहीं करना है तो आप फिर और भी कोई स्ट्रक्चर आपको देखना तो आप कर सकते हैं। ये ए मतलब एक्शन, एस मतलब शो, एच मतलब हाइड और एल मतलब लेबल रहता है, सी तो कलर रहता है। फिर आप यहाँ पे आप जाके सिमिलरली आप ट्राई टू प्ले अराउंड विद इट, तो आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या क्या है यहाँ पे। आप यहाँ पे फाइंड पे जाके पोलर कॉन्टेक्ट पे अगर क्लिक करेंगे, पोलर कॉन्टेक्ट पे टू एनी एटम्स इन ऑब्जेक्ट, वेट अ सेकंड, ऐसा सिलेक्ट कुछ नहीं किया। हाँ, ये आपका सिलेक्टेड है। तो क्या करूँगा मैं, एक्शन, यहाँ पे शो पे जाऊंगा मैं, सॉरी, क्लिक करके एक्शन, इशू हियर राइट नाउ। हाँ, नहीं तो आप नॉर्मली भी आप जाइए फाइंड, बेसिकली आपका ऐसे दिखा देगा वो। ओके, आपका ऐसे दिखा देता है इंटरेक्शन। तो जैसे ये जो आपका येलो लाइंस करके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपके इंटरेक्शन, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देता है। तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड देखने का पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.1 है, 2.0 है, 1.9 है। आपका अगर 3 से हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे है, इसका मतलब हम कंसिडर करते हैं कि वो अच्छा है। अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से नीचे, मतलब आपका बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग हुआ। ये जो बॉल स्टिक्स वाला आप देख रहे हैं, बॉल स्टिक्स बेसिकली आपका एपिटोप है, और ये आपका जो ग्रीन वाला पार्ट है एमएचसी मॉलिक्यूल्स है। तो आपके ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, वो देख मोस्ट ऑफ देम आर, मतलब सारे ही 3 से नीचे हैं। मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं अगर वो 3 एंगस्ट्रॉम से नीचे हैं, तो इसका मतलब हमारा बॉन्डिंग जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। अब आप सेम चीज मतलब एक्चुअली लेंथ देख कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे विजर्ट पे जाना, विजर्ट पे मेजरमेंट पे जाके आप यहाँ पे डिस्टेंस पे जाना, डिस्टेंसेस पे क्लिक करना। सो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप जैसे मेरे को अगर इसके और इसके बीच में डिस्टेंस देखना है, मैं डिस्टेंस देख लिया, यहाँ पे बन गया एक डिस्टेंस 16.1। एक्चुअली इसका कुछ बॉन्ड हुआ नहीं है, मैं स्टिल यहाँ पे बना दिया हूँ। तो कंट्रोल सेट कर दे रहा हूँ तो हट भी जाएगा 300। तो आपका क्या बोलते हैं, आप ऐसा करके डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जहां जहां भी इंटरेक्शन हुआ वो उनका बॉन्ड लेंथ कितना है, जितना कम बॉन्ड लेंथ उतना अच्छा, सिंपल।
सो अब ये करने के बाद ये आपको हमको इंटरेक्शन के बेसिस पता चल गया कि आपका बॉन्डिंग कैसे हुआ है, अच्छा हुआ है या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन पेप्टाइड डॉकिंग हम लोग यहाँ पे किए, तो आपका फिर एपिटोप में से इंटरेक्शन सब हो गया यहाँ पे। हम लोग फिर फाइनली दिखा दिया ऐसे कि आपका कौन सा एमिनो एसिड किसके साथ हुआ है, वो लेबल थ्रू पाइमोल के थ्रू ये सब चीज़ हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग ये सब प्रिडिक्शन करने के बाद हमारा अब आया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी एपिटोप। अब देखो हमको टोटल एपिटोप्स मिल गए, बी सेल एपिटोप मिल गए, टी सेल एपिटोप मिल गए, और आपका इवन टी सेल मतलब हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल सारे एपिटोप्स मिल गए। अब हमको कंस्ट्रक्ट करना है मल्टी एपिटोप। मल्टी एपिटोप कंस्ट्रक्ट करेंगे मतलब देखो, अगर जैसे क्या मतलब दो, जैसे ट्रेन के अलग अलग बोगीज रहते हैं ना, दो बोगी को जोड़ने के लिए बीच में हम लोग कपलिंग वाला यूज करते हैं, तो हम लोग उसको बेसिकली लिंकर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको तीन चीज हम लोग को चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एपिटोप। एक तो आपका एपिटोप सीक्वेंस जो प्रेडिक्ट किए हैं, एक लिंकर्स, और अनदर इज एडजुवेंट। लिंकर्स एंड एडजुवेंट कौन से होने चाहिए, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेज। आपको यू हैव टू कोम थ्रू वेरियस लिटरेरी सोर्सेज के आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से लिंकर्स हमारे लिए बेस्ट होंगे, कौन से एडजुवेंट्स बेस्ट होंगे। नाउ व्हाट इज एडजुवेंट, आपके जितने भी प्रोटीन मतलब पेप्टाइड वाले वैक्सीन कंस्ट्रक्ट रहते हैं, वो जब बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद दे डिसइंटीग्रेट इजीली। सो उसको रोकने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए अच्छे से हम लोग यूज करते हैं एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स यूज करने के कारण फर्स्ट तो वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, सेकंड उसका इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो एडजुवेंट्स का आई शेयर दिस माय रिसर्च दिस थेसिस विद यू गाइस। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जीपीजी लिंकर्स, एएवाई लिंकर्स, ईए के लिंकर्स, ये अलग अलग लिंकर्स होते हैं, उनके बारे में लिख दिया हूँ कि कब कौन से यूज करने चाहिए। सिमिलरली एडजुवेंट्स के बारे में, जैसे मैं आई यूज्ड ह्यूमन बेटा डिफेंसिन 3, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा, जैसे मेरा एप्स्टीन बार वायरस जिस फैमिली का है, मैं देखूंगा उस फैमिली के लिए कौन सा एडजुवेंट्स यूज किए गए हैं, तो उसके बेसिस पे अगर उस फैमिली के लिए वो यूज किया गया तो मैं इस फैमिली के लिए मतलब अपने वायरस के लिए वैसे यूज कर सकता हूँ। जैसे आप कोविड के अगेंस्ट कर रहे होंगे तो आपको कोविड के फैमिली में कौन से यूज किए गए वैक्सीन मतलब एडजुवेंट्स, वो आप देखेंगे, तो उसके बेसिस पे आप एडजुवेंट्स यहाँ पे, तो एडजुवेंट्स बेसिकली आप वही यूनिप्रोट पे जाके उसका सीक्वेंस आप एक्सट्रैक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं अपने उसमें। नाउ एक और एडजुवेंट में हम लोग यूज किया पार्टरी सीक्वेंस। पार्टरी सीक्वेंस is सिमिलरली सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड पैन डीआर एपिटोप सीक्वेंस रहता है, जो कि आपका वही आपका इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी बढ़ाता है। ये बेसिकली आपका एक वाइडर एरे कवर करने के लिए पैटरी सीक्वेंस लिया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली दिखाया हूँ कि कौन से सीक्वेंस, जैसे पहले तो मैं ईए के लिंकर्स यूज किया हूँ, फिर ह्यूमन बेटा डिफेंसिन 3 यहाँ पे यूज किया हूँ, फिर अगेन ईए के लिंकर्स, फिर पार्डरे, फिर यहाँ पे बी सेल दो बी सेल है, तो उनके बीच में मैं जीपीजी लिंकर्स यूज किया हूँ, फिर एसटीएल यहाँ पे मैं एएवाई लिंकर्स किया हूँ, सीटीएल यहाँ पे भी एवाई लिंकर, फिर लास्ट में एक और एएवाई ऐड किया हूँ मैं। तो बेसिकली मेरा सीक्वेंस ऐसे बन गया। आप इसको मतलब ऐड करने को कोई सेपरेट टूल नहीं, आप ईए के टाइप कर देना, फिर आगे टाइप कर देना, फिर आप ऐसे करके नोटपैड पे ही टाइप करके पूरा ऐसे बना देना सीक्वेंस। तो अब हमारे पास फाइनली एक मल्टी एपिटोप सीक्वेंस मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसका फर्दर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी एनालिसिस करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी एनालिसिस करने के लिए एक टूल यूज किया जाता है, दैट इज प्रोटपरम। प्रोटपरम पे आप जाना, गूगल पे प्रोटपरम लिखने के बाद फिर दिस विल ओपन। सो बेसिकली आपको यहाँ पे आपका बता देता कि हाँ, फिजियोकेमिकल स्टडी हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हमारा एपिटोप ये मल्टी एपिटोप सीक्वेंस कितना स्टेबल है, कौन से एमिनो एसिड रिच है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोपैथिक है, उसका ग्रेवी इंडेक्स क्या है, ये सब जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो कंप्यूट पैरामीटर्स पे करूंगा मैं। हाँ देखिए इसका आ गया थियोरेटिकल पीआई 9.51, मतलब पीआई मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका इतना है, मॉलिक्यूलर वेट इतना है, लिखा दिस क्लासिफाइज द प्रोटीन एज स्टेबल, मतलब हमारा तो स्टेबल है, और ग्रेवी इंडेक्स 0.297 है, मतलब ये अच्छा है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक की तरफ है, नॉट मोर हाइड्रोफोबिक है, ये बता रहा है। तो डिपेंड कर सकता है, देयर आर वैक्सीन दैट आर हाइड्रोफोबिक, दैट इज नॉट मतलब आपका मोड ऑफ एक्शन पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोफोबिक रहना चाहिए, हाइड्रोफिलिक रहना चाहिए। अब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, दिस इज एंटायरली योर मतलब योर डिजायर। आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है, जैसे गौर आईवी में आप कर सकते हैं, गौर आईवी में सुकमा में आप कर सकते हैं। फिर टेरशरी प्रेडिक्शन के लिए मैं तो क्या बोलते हैं जीनो 3D यूज किया था, जीनो 3D और 5D2 यूज किया था। आपको जैसा जो यूज करना आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप है दैट इज इम्यून सिमुलेशन। बेसिकली इम्यून सिमुलेशन से मतलब आप क्या समझते हैं, इम्यून सिमुलेशन के लिए हम लोग पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा यूज किया, सी इमसिम करके एक सर्वर है, हम लोग उसको यूज किए हैं।
दिस इज योर सीएम सिम। हम लोग इसमें क्या किए हैं, आपका बेसिकली सीएम से जैसे आपका बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उसके लिए ना एक सिमुलेशन काइंड ऑफ है, मतलब जो चीज एक्चुअली होगा वो उसको प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा ऐसा चीज हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो सीक्वेंस है आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, आपका सीक्वेंस पेस्ट करना, फास्ट फॉरवर्ड में मांग रहा है तो इसको सीक्वेंस 1 कर देना। आपके यहाँ आप यहाँ पे टाइम ऑफ आप यहाँ पे व्हाट टू इंजेक्ट ये सब कनेक्ट टाइम स्टेप ऑफ इंजेक्शन, मतलब आपको कितने बार इंजेक्ट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। एक और चीज, ये होस्ट एचएलए सिलेक्शन में क्या करना, आप स्पेसिफिकली आपका जो एलील था, जैसे मेरे में एचएलए बी था, ए क्लास में एचएलए बी था, मतलब दैट इज ऑफ ए क्लास एमएचसी क्लास 1, मतलब एचएलए बी एचएल, एक और मेरा था जिसमें एचएलडीआरबी 3 था, दिस विल बी डीआर एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम सब सेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग फिर सबमिट जॉब अगर करेंगे तो आपका टोटल ये आपका अभी आउटपुट आएगा। आउटपुट आने के बाद आपके वेरियस ये आते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफ्स आते हैं। अब उस ग्राफ को हम स्टडी करने के बाद ये कर सकते हैं हम, जैसे मेरे ग्राफ को स्टडी करने के बाद एट अ स्टेट आपको क्या पता चल रहा है, एंटीबॉडी टाइटर इज बेसिकली कौन से एंटीबॉडीज बने हैं इंट्रोडक्शन के बाद। ये जो रेड लाइन है आपका एंटीजन बता रहा है, 5 डेज तक सारे एंटीजन डिप्लीट हो गए और कंसेक्यूटिवली हमारे एंटीबॉडीज बनने स्टार्ट हुए, मतलब अराउंड यही दिन आपका फीवर आपको आएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस टाइम काम स्टार्ट कर रहा है। तो आपको फीवर जैसा है, उसके बाद आपके एंटीबॉडीज बने, आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, ये आपका ये आपका रहता है लॉग फेज, और उसके बाद आपका लैग फेज आता है, फिर उसके बाद सैचुरेट हो जाता है और आपका एंटीबॉडीज बनते रहते हैं। ऐसे ही करके और भी मतलब और भी ग्राफ्स आते हैं। यहाँ पे आपको आपका इंटरफेरॉन्स के बारे में आइडिया मिलता है, मतलब इनेट सेल्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे आपके बी सेल पॉपुलेशन के बारे में आपको आइडिया चलता है। दिस इज द ग्राफ दैट यू हैव टू इन्फर योरसेल्फ। सो आपका यहाँ पे फिर इंटरनलाइज्ड कौन से प्रेजेंटेंट कितने हैं ये सब आपको पता चलता है। अलग अलग आपको ग्राफ आएगी जिसको आपको खुद एनालाइज करना है, और फिर सिमिलरली आप हमको आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला कि कितने कौन से सेल्स, एक्टिव सेल्स यहाँ पे देखो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक पर्पल वाला लाइन एक्टिव बता रहे हैं, यहाँ पे एक्टिव सेल्स इनिशियली कम थे, 0 पे थे, मतलब 0 पे रहेंगे इनिशियली, उसके बाद वो बढ़ते 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 गए। सिम ये यही सब आपका दिखा रहा है। सर्च फॉर दीज टर्म्स, गूगल में सर्च करना कि कैसा आपका, तो सिमिलरली आपको खुद वो करना पड़ेगा। ये इन्फरिंग इज बेसिकली मोर बायोलॉजिकल पार्ट एज वेल एज थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट आ जाता है। फिर कंक्लूजन, मतलब कंक्लूडिंग कि वी सक्सेसफुली प्रेडिक्टेड अ प्रोबेबल मल्टी एपिटोप बेस्ड वैक्सीन कंस्ट्रक्ट जो कि आपका फायदा कर सकता है इन फर्दर रिसर्च। दिस इज नॉट योर श्योर, दिस इज नॉट योर मतलब कि लिख लिए कि यही होगा, ऐसा नहीं है। वेट लैब टेस्ट करने पड़ते हैं, वेट लैब टेस्ट करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपका वैक्सीन कंस्ट्रक्ट एक्चुअली वायबल है या नहीं। क्या पता वो अभी दिखा रहा है कि डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाए। सो आई थिंक सो इतना हो गया। आई हैव कवर्ड मोस्ट लाइक एंटायर थिंग। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हेलो। हाँ भाई, हाँ मैं तो हो गया, फिर कुछ डाउट होगा तो पूछ लो मतलब। Anyone have any questions you can ask? आई थिंक ये थोड़ा क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा प्रियांशु, हाँ क्योंकि हाँ ये लोग रासमोल के बारे में, प्राइमल, फिर बहुत सारे टूल्स जो अभी यूज़ किया है, एक्चुअली हम हम्म, नॉर्मल टूल्स भी इतना कवर किए नहीं, हाँ हाँ तो थोड़ा इन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा। वो बाद हाँ। में मैं उसलिए अपना जब अपना मैं सीखेंगे तो एक्चुअली उसके बाद थेसिस, धीरे धीरे। हाँ मैं अपना थेसिस एक्चुअली ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, बाद में उसको वो लोग वही पढ़ के फिर आगे कन्फर्म कर सकते हैं कि जैसे हम लोग को भी थोड़ा मतलब इतना तो आइडिया नहीं था। उसको एक्चुअली पाइमोल रासमोल का तो ये है कि वो लोग खेल खेल के उसको सीख ही जाएंगे, उसमें एक मॉलिक्यूल लोड कर दे तो उसको आगे वो कर करके सीख हाँ ही हाँ जाएंगे। हाँ मैं उसमें एक्चुअली मैं अपने थेसिस में स्टेप्स भी लिख दिया हूँ, मैं हाँ स्टेप्स तो उसको मैं भेज ही दे रहा हूँ थेसिस उनको ग्रुप में, तो आई थिंक सो देख के हाँ, वो लोग मैं वो भी आगे। बोल रहा था थेसिस। हाँ, हाँ मैं भैया, भी यही बोल रहा था आपका आवाज थेसिस कट को जा रहा तो, है एक्चुअली। अरे ये नहीं करेगा तो। हेलो, अभी हेलो, आ रहा है? हाँ हेलो। बारह आ रहा है, आ रहा है। हाँ हाँ, तू थेसिस शेयर कर ले, ठीक है। हम्म, नहीं तो मैं बोल रहा था कि अगर तुझे
कंफर्टेबल नहीं लगता तो मैं बोलता कि सिर्फ स्टेप्स और जो जो टूल्स हम यूज़ किए हैं वो किस नहीं किसके लिए यूज़ नहीं, किए हैं वो भी तो भेज सकता है, हाँ, तो मैं तू भेज थेसिस से रहा है तो भेज दे कोई रहा हूँ प्रॉब्लम एक्चुअली। नहीं है। थेसिस भेज दे रहा हूँ, उसमें हाँ, मैं एक्चुअली आपके टूल्स की इन्फॉर्मेशन भी दे दिया हूँ, तो वो पढ़ सकते हैं। हुँ, हुँ, बाकी बहुत हुँ। लंबा जाएगा, मेरे को पता था। वो बहुत ज़्यादा हाँ, ही हाँ, मतलब हाँ। मेरे को नहीं, कोई प्रोजेक्ट करने में प्रॉब्लम टाइम नहीं है। लगा। हाँ, एक्चुअली बहुत कुछ सीखने मिला ज जैसे कि हम डॉकिंग डॉकिंग के लिए एक सेपरेट रखे हैं, ठीक है? हाँ, ये तो हाँ। डॉकिंग करके दिखाया है अभी, तो हुँ, सेपरेट डॉकिंग जब ऑटोडॉक में करेंगे, तो तुम्हारा हुँ। इसमें भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हम लोग हाँ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और हाँ। टूल्स नॉर्मल टूल्स जब तुम लोग यूज़ करोगे, तो टूल्स कैसे ये यूज़ किया, क्या किया, वो हुँ, सब हुँ। तुम वहाँ पे भी जान सकते हो। तो हाँ। अगर कोई क्वेश्चन आया तो तुम बाद में भी उसे पूछ सकते हो, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं हाँ। है। ग्रुप में तुम शेयर कर सकते हो या फिर पर्सनल पर्सनल मैसेज करने से चलेगा ना प्रियांशु? हाँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं है यार, मतलब जिसको भी डाउट होगा तो मैं पूछ लेने से भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है फिर। हाँ, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं ये सेशन। ठीक है भैया। थैंक यू प्रियांशु फॉर शेयरिंग योर नॉलेज फॉर फॉर दिस इंटरेक्टिव सेक्शन ऑल्सो। हुँ, ओके, मैं भेज दिया हूँ। थैंक ओके, हाँ, हाँ। ठीक है, बाय-बाय। बाय बाय। और बाय द वे कल जो लोग थे, हाँ मैं बोला था कुछ टास्क करने के लिए मोबाइल के थ्रू करने के लिए, मैं भी करके दिखाया था वहाँ पे। वीडियो भी शेयर किया हूँ, तुम लोग करो वो, मतलब करने से ही सीखने को मिलेगा, नहीं तो ऐसे पढ़ के ही क्या ही मिलेगा, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम करो तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। बाय बाय।